हेलो दोस्तों, मैं बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के राजनीति विज्ञान विषय के साथ सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में राज्य के नीति के निदेशक तत्व का अध्ययन किया जाएगा कि राज्य नीति के निदेशक तत्व क्या होते हैं, इसमें मुख्यतः किस प्रकार के निर्देशों का उल्लेख किया गया है, एक एक को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि राज्य नीति के निदेशक तत्व का अर्थ क्या होता है एवं इसका उद्देश्य क्या होता है कि इसको इस तरह से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। राज्य नीति के जो निदेशक तत्व है वह भारतीय संविधान के चतुर्थ भाग में, ध्यान दीजिएगा, चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व के निर्देश में जिन्हें संविधान ने राज्य को दिया है और उससे यह आशा की गई है कि वह किसी बंधन से रूप में नहीं वरन अपने कर्तव्य के रूप में इस पर चलेगा तथा उसमें अंतर्निहित लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। और इसका उल्लेख अभी मैंने आपको बताया कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर के 51 तक किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकेगा। फिर भी इसमें दिए गए सिद्धांत देश के शासन के मूलभूत सिद्धांत हैं और विधि निर्माण में इस सिद्धांतों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इस तरह से जिस प्रकार से हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार का यदि हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन राज्य नीति निदेशक जो तत्व है इसके संबंध में अगर राज्य उसको नहीं लागू करता है, नहीं पालन करता है, तो इसके विरुद्ध हम किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जानकारी हो गई होगी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं, अर्थात यह राज्यों के संबंध में बताया गया है कि एक तरह से जिस तरह से भारतीय नागरिकों का अपना कर्तव्य है उसी तरह से प्रत्येक राज्य का अपना कर्तव्य होगा कि वह इन निर्देशों का पालन करेंगे। इसके साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में भी कहा गया है, इस अनुच्छेद में 38 में कहा गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे और भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना और संरक्षण कर लोक कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। इस प्रकार राज्य नीति के निदेशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। डॉक्टर अंबेडकर के मतानुसार इन तत्वों को संविधान में स्थान दिए जाने का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। इसके साथ साथ प्रोफेसर फाइली ने कहा है कि निदेशक तत्व भारतीय प्रशासकों का आचरण के सिद्धांत हैं। निदेशक तत्वों का उद्देश्य राज्य की भावी नीतियों को निर्धारित करना है और जिससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को पूर्ण रूप दिया जा सके। तो इस प्रकार से राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में हम लोगों ने देखा कि वास्तव में राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होते हैं। इसके बाद से एक एक को हम लोग क्रम से देखेंगे।
सबसे पहले देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में जो सबसे पहला तत्व दिया गया है वह है लोक हितकारी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना। लोक हितकारी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना का तात्पर्य यह है कि राज्य नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत राज्य को आदेश दिया गया है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयत्न करेगा जिससे सार्वजनिक कल्याण का कार्य हो, भारत के सभी नागरिकों को, राष्ट्रीय संस्थाओं को राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक न्याय की उपलब्धि हो, परंतु किन उपायों के द्वारा यह उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं इसका उल्लेख नहीं किया गया। इस प्रकार से सबसे पहला राज्य के लिए निर्देश है कि वह लोक हितकारी सामाजिक व्यवस्था की क्या करेगा, स्थापना करेगा। लोक कल्याणकारी शासन की संकल्पना के उद्देश्य के तहत 15 मार्च 1950 योजना आयोग की स्थापना एक स्वतंत्र संस्था के रूप में की गई थी और जिसका प्रमुख कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। 1 जनवरी 2015 को इस संस्था का नाम व स्वरूप बदल करके नीति आयोग किया गया था। तो इस तरह से इसी के तहत नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके बाद से हम लोग देखते हैं दूसरा जो प्रमुख नीति निदेशक तत्व है वह है ग्राम पंचायतों का गठन। चूंकि भारत जो है वह गांवों का देश है, इसलिए राज्य का यह भी कर्तव्य है कि वह भारत के प्रत्येक ग्राम में ग्राम पंचायत का गठन करे और इस ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक शक्ति एवं अधिकार प्रदान करे। इन अधिकारों एवं शक्ति को प्राप्त करके ये ग्राम पंचायतें स्वायत्त शासन की इकाई बन सकेंगी और अपने विकास हेतु अधिकतम प्रयास कर सकेंगी। इसलिए दूसरा जो नीति निदेशक तत्व है वह है ग्राम पंचायतों की स्थापना। अर्थात प्रत्येक राज्य का यह अपना कर्तव्य होगा कि वह अपने राज्य में जितने भी ग्राम पंचायत हैं उसमें ग्राम पंचायत का क्या करेंगे, गठन करेंगे। तीसरा है नागरिकों को उचित काम की व्यवस्था करना। नागरिकों के उचित काम की व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा व न्याय की व्यवस्था द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु राज्य से प्रयत्न करने को कहा गया है और इन तत्वों में कहा गया है कि वह देश के समस्त नागरिकों को सम्मानपूर्वक आजीविका उपार्जन के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराएंगे। देश का कोई नागरिक बिना काम के न रहे, प्रत्येक नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार काम पाने के समर्थ रहे। स्त्री हो या पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जा सके। शैशव और किशोर अवस्था का शोषण न किया जाए। इस प्रकार से नागरिकों को उचित काम की व्यवस्था करने का भी कर्तव्य नागरिकों राज्यों को होता है कि वह राज्य अपने नागरिकों को उचित काम की व्यवस्था जरूर करे। इसके बाद से अगला जो नीति निदेशक तत्व है वह है श्रमिकों के लिए उचित वेतन एवं सुविधाओं की व्यवस्था। श्रमिकों की उचित सुविधा एवं व्यवस्था का तात्पर्य यह है कि उस राज्य में संविधान के द्वारा राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह समाज में उत्पादन के साधनों का इस प्रकार से नियंत्रण करे कि जनसाधारण को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। पूंजी एवं धन पर मुट्ठी भर लोगों का स्वामित्व न हो जाए। राज्य का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि प्रत्येक श्रमिक, चाहे वह कृषि में लगा हो, चाहे वह किसी उद्योग धंधा में लगा हो, चाहे मानसिक परिश्रम करता हो या फिर शारीरिक परिश्रम करता हो, उसे इतना वेतन अवश्य मिलना चाहिए कि वह जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा सुखी जीवन व्यतीत कर सके। तो इस प्रकार से राज्यों को यह भी निर्देश दिया गया है कि श्रमिकों के लिए उचित वेतन और सुविधाओं की व्यवस्था भी राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके बाद से अगला जो नीति निदेशक तत्व है वह है स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में सहायता। राज्य को ऐसे नीति अपनानी चाहिए
कि वह काम दिलाने में स्त्री और पुरुष का भेदभाव न करे तथा स्त्रियों को भी काम करने की सम्मानजनक सुविधा प्राप्त हो सके। उन्हें प्रसूति अवस्था में अवकाश तथा राज्य की सहायता प्राप्त हो, जिससे व्यक्ति का जीवन सुरक्षित रह सके। भारत ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए और स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में वैधानिक अवकाश भी प्रदान किया गया। 1961 को अधिनियम पारित किया गया था और इस अधिनियम के दायरे में कारखानों, खादानों, बागान, दुकान, प्रतिष्ठान या अन्य निकाय ऐसे आते हैं जहां 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। तो अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कुछ प्रतिष्ठानों में शिशु के जन्म से पहले और उसके पश्चात कुछ विशेष अवधि के लिए वहां कार्यरत महिलाओं के लिए रोजगार का नियमन करना है। उन्हें मातृत्व लाभ के साथ साथ कुछ अन्य लाभ भी उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होता है। तो इस तरह से स्त्रियों को प्रसूति अवस्था में सहायता प्रदान करना यह राज्य का कर्तव्य होगा। इसके साथ साथ अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा आपने मौलिक अधिकार के भी अंतर्गत पढ़ा था कि भारत के नागरिकों को 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो राज्य में संविधान के द्वारा राज्यों को आदेश दिया गया है कि संविधान लागू होने के 10 वर्ष की अवधि में 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इंग्लैंड में 18 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया और उसी के तर्ज पर भारतीय संविधान निर्माताओं के सम्मुख भी भारत को एक आदर्श राज्य बनाने की संकल्पना थी। अतएव उन्होंने इस नीति निर्देशक सिद्धांत में अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा को स्थान दिया और इस सिद्धांतों में यह निर्देशित किया गया कि राज्य अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यापक व्यवस्था कर निरक्षरता को समाप्त करने का प्रयास करें और इस प्रकार से अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसके साथ ही साथ अगला जो तत्व है वह है दलित वर्ग का उत्थान। चूंकि दलित वर्ग जो है वह एक लंबे समय से समाज में दबा हुआ था और इस दलित वर्ग के उत्थान के लिए भी राज्यों को भारतीय संविधान के द्वारा निर्देश दिया गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र में आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास की ओर ध्यान दें। विशेषतया दलित वर्ग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा उसके आर्थिक हितों का विकास करें और सामाजिक न्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करें। किसी भी दशा में उन जातियों का सामाजिक तथा आर्थिक शोषण सहन न करें और इस प्रकार भारत के संविधान में दलित वर्ग का विशेष ध्यान रखा गया है। यदि इस सिद्धांत को मौलिक अधिकारों में स्थान मिलता तो और भी अच्छा होता, लेकिन फिर भी दलित वर्ग के उत्थान का ध्यान राज्य को रखना चाहिए, ऐसी बात कहा गया है। इसके बाद से अगला जो तत्व है वह है जनसाधारण के स्वास्थ्य का ध्यान। जनसाधारण का मतलब हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का भी पूर्ण ध्यान रखना राज्य का यह कर्तव्य है। हानिकारक जैसे मादक द्रव्यों के प्रयोग से पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। इसके प्रयोग के साथ साथ इनका प्रयोग दवाओं के लिए किए जाएं, चिकित्सा और मनोरंजन के उचित प्रबंध किए जाएं, लोगों को सस्ते तथा हानिकारक मनोरंजन के से हटा करके स्वास्थ्यवर्धक मनोरंजन की ओर उन्मुख किया जाए, जिससे समाज का विकास हो सके। राज्य के लोगों को पौष्टिक पदार्थों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और अपौष्टिक पदार्थों को प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया जाए। इसके बाद से अगला है कृषि तथा पशुपालन का संगठन। कृषि तथा पशुपालन का संगठन, कृषि के संबंध में भी चूंकि भारत
एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कृषि तथा पशुपालन के सुधार की भी बात की गई है और इसमें राज्य का यह ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है कि भारत में कृषि की शोचनीय दशा को देखते हुए उसका शीघ्र ही वैज्ञानिक आधार पर सुधार किया जाना चाहिए। किसानों को नए नए उपकरणों एवं उचित मूल्य पर बीज, खाद्य आदि की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कृषि के क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास हो सके, उन्नति हो सके, किसानों की आय में वृद्धि हो सके। इस दिशा में सरकार ने सराहनीय कार्य भी किया है और अनेक प्रकार की योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभान्वित भी करती रहती है। इसके बाद से अगला जो तत्व है, जो 10वां नीति निर्देशक तत्व है, वह राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण का तात्पर्य यह है कि संविधान के अनुच्छेद 49 में राज्य को आदेश दिया गया है कि वह राष्ट्रीय महत्व के जैसे जो भी स्मारक हैं, उससे संबंधित जो स्थान है, वस्तुएं हैं, उसकी रक्षा करने का प्रयास करेगा। भारतीय संसद इस विषय में विधि निर्माण कर सकती है। राज्य की सरकारें उनका पालन करके अनेक कष्ट होते हुए भी स्मारकों की रक्षा करती हैं। इसके साथ ही साथ अगला जो नीति निर्देशक तत्व है वह है शासन और न्याय संबंधी तत्व। शासन और न्याय संबंधी जो तत्व है, इसके संबंध में राज्य को आदेश दिया गया है कि वह समान अवसर के आधार पर कानून व्यवस्था का संचालन करे, लोकतांत्रिक भावना के विकास हेतु अधिक से अधिक गांवों में ग्राम पंचायतों को संगठित करें और न्याय के क्षेत्र में भी सराहनीय कार्य करते हुए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वंश, जाति या फिर जो है कि जन्म स्थान के आधार पर बिना भेदभाव किए हुए उचित न्याय दिला सके। इसके बाद से सबसे लास्ट जो नीति निर्देशक तत्व है वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रत्येक राज्य को यह प्रयास करना चाहिए कि किसी भी प्रकार की अशांति उत्पन्न न हो, क्योंकि अशांति से समाज में जो है कि व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं, तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह हमेशा यह प्रयास करेगा कि शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने अपने राज्य का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अध्ययन किया गया। फिर से हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।